उन्होंने कहा था कि यूक्रेन युद्ध हारेगा। ये तो तय था। रूस बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर था। एक सैन्य महाशक्ति के सामने एक छोटे देश को 1-2 महीने से ज्यादा टिके रहने का भी मौका पाने के लिए पश्चिमी मदद चाहिए थी। हालात कितने बदल गए हैं। अब यूक्रेन युद्ध कला में माहिर बन गया है और इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका को भी ईरान में उसकी मदद चाहिए। जो देश कभी निर्भर था, अब ऐसा राष्ट्र बनने को तैयार है जिस पर उसके सहयोगी आधुनिक युद्ध में भरोसा कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घोषणा की, यूक्रेन के इतिहास में पहली बार हमारे योद्धा और जनता रूसी हमलों से बचाव के लिए पर्याप्त रूप से लैस हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 13 अप्रैल को यूक्रेनी हथियार निर्माता दिवस पर कहा। यूक्रेन ने पुतिन के आक्रमण के बाद सहयोगियों से मिली मदद को घरेलू रक्षा उद्योग के विकास से जोड़ लिया है और अब वह वही ताकतवर बन गया है जिससे पुतिन डरते थे कि यूक्रेन कभी बनेगा। अब यूक्रेन अपनी पूरी इतिहास में जितना कभी मजबूत नहीं था उससे भी ज्यादा मजबूत है और वोलोदिमीर जेलेंस्की दुनिया को ये बात फौरन बता देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, यह पहली बार नहीं जब रूस ने यूक्रेन की स्वतंत्रता और राज्य सत्ता को नष्ट करने आया है। इसके बाद उन्होंने जोड़ा, लेकिन अब यूक्रेन वासी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। 2014 से भी ज्यादा मजबूत, 20वीं सदी से भी ज्यादा मजबूत और किसी भी पहले के समय से ज्यादा मजबूत। कुछ लोगों को ये शब्द खोखले लग सकते हैं। पुतिन यही चाहते हैं कि दुनिया जेलेंस्की की बातें ऐसे ही सुने। रूस के राष्ट्रपति सालों से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस अजेय है और कभी भी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। 4 साल से ज्यादा हो गए हैं और कभी भी वो दिन अब तक नहीं आया है। रूस अपनी ताकत की कहानी खुद सुनाता है। मार्च के अंत में पुतिन ने यूक्रेन को डोनबास छोड़ने के लिए 2 महीने की डेडलाइन दी थी, वरना रूस वहां कब्जा कर लेगा। रूस कई सालों से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक सफल नहीं हुआ है। उसे ऐसा करने से पहले किलेबंदी की पूरी श्रृंखला गिरानी होगी। हकीकत है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन को जैसा बताया वो वैसा ही बन गया। नतीजे खुद सब कुछ बताते हैं। मार्च में रूस ने वसंत आक्रमण शुरू किया, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह 2026 के अंत तक डोनबास के पतन का कारण बनेगा। लेकिन यूक्रेन ने हर अहम श्रेणी में रूस को हरा दिया। लंबी दूरी पर यूक्रेन ने रूस के करीब 90% ड्रोन और अधिकांश मिसाइलें रोक ली। हर 10 रूसी ड्रोनों में सिर्फ एक ही लक्ष्य तक पहुंचा, जिससे युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन लंबी दूरी के हमलों में आगे रहा। मार्च में यूक्रेन ने रूस पर रूस की तुलना में 885 अधिक लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन दागे, जिससे कुल संख्या 7,347 तक पहुंच गई। यानी हर दिन औसतन 237 मानव रहित हवाई वाहन रूसी क्षेत्र पर हमला कर रहे थे। मार्च भर में हर तरफ रिकॉर्ड टूटते रहे। 17 मार्च को रूस ने 2026 में अब तक की सबसे ज्यादा हताहतें झेली, जब पुतिन के 1710 सैनिक यूक्रेन के हथियारों से मारे गए। महीने के अंत तक रूस ने 35,351 सैनिकों को मौत या चोट के कारण खो दिया, जो इस साल का सबसे बड़ा और 4 साल से अधिक की लड़ाई का सबसे ऊंचे मासिक आंकड़ों में से एक है। अप्रैल वही महीना था जब रूस की कुल हताहतों की संख्या 13 लाख के आंकड़े को पार कर गई। और डोनेट्स्क में, जो डोनबास का हिस्सा है जिसे रूस को अभी भी यूक्रेन से छीनने की कोशिश करनी है, पुतिन की सेनाएं अब ऐसी स्थिति में हैं जहां वे यूक्रेन के हर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए, जिसे वे कब्जा करने में सफल हो रहे हैं, 316 सैनिक खो रहे हैं, जो कि लगभग 0.38 वर्ग मील के बराबर है। रूस हर कब्जाए क्षेत्र के प्रति वर्ग मील में करीब 900 सैनिक गंवा रहा है। रूस अब ज्यादा क्षेत्र नहीं जीत रहा है। मार्च में रूस ने 2.5 साल में पहली बार कोई नया इलाका नहीं लिया। रूस ने जितनी भी बढ़त बनाई उसे यूक्रेन ने अपनी बढ़त से बराबर कर दिया, जिससे रूस ने बिना कोई प्रगति किए 35,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए। ये वो नतीजे हैं जो यूक्रेन अब हासिल कर रहा है, जब उसके पास अपनी रक्षा के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों में हम बताएंगे कि अमेरिका को यूक्रेन की गतिविधियों पर क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन ईरान में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन उससे पहले जेलेंस्की ने यूक्रेन के एक ऐसे सैन्य शक्ति में बदलने के बारे में और भी बहुत कुछ कहा, जो अब रूस के खिलाफ अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। आज हमारे कूटनीतिक हमले अब कोई सनसनी नहीं रहे।
हालांकि हर बार यह एक बहुत ही उचित और बहुत ही सुखद खबर होती है। आज हमारे यूक्रेनी ड्रोन ने युद्ध के तौर तरीकों को बुनियादी रूप से बदल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, पहले युद्ध तोपों की संख्या से तय होता था, अब पैदल सेना की बहादुरी और ड्रोन के इस्तेमाल से तय होता है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन ने अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली या EW सिस्टम विकसित कर ली है और अब तक देश ने जो काम किया है उसने यूक्रेन को रूस के बराबर ही नहीं बल्कि उससे भी आगे पहुंचा दिया है। अब यूक्रेन अपने साझेदारों के साथ बराबरी हासिल कर रहा है। जो यूक्रेन को देते हैं अब वही यूक्रेन से भी पा रहे हैं। जब यूक्रेन रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए नई रणनीतियां विकसित करने पर काम कर रहा है, वह यूरोप और अन्य जगहों पर अपने सहयोगियों के साथ रक्षा साझेदारियां बना रहा है। ज़ेलेंस्की बोले, अब यूरोप में कई लोग रूसी बैलिस्टिक धमकी पर सोच रहे हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों के कारण यूरोप में कई लोग ये मान रहे हैं कि अगर पुतिन और उनके साथी यूक्रेन में युद्ध जीतने में सफल हो जाते हैं तो वे अपना ध्यान यूरोप और उसके नाटो देशों की ओर लगाना चाहेंगे। किसी यूरोपीय कंट्री पर रूसी हमले में बैलिस्टिक मिसाइलें अहम होंगी। ज़ेलेंस्की के लिए यह तथ्य यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों को साथ मिलकर जवाबी उपाय बनाने का मौका देता है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन इस क्षेत्र में नेतृत्व कर सकता है जब वे बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना की बात करते हैं। और एक बार फिर ज़ेलेंस्की सबूतों के साथ आते हैं ये साबित करने के लिए कि यूक्रेन न केवल यूरोप का बल्कि महाद्वीप के बाहर के उन देशों का भी प्रमुख रक्षक बन सकता है जो रूस और पुतिन के समर्थक देशों की कार्रवाइयों से प्रभावित हो रहे हैं। अब हम इसे तब और महसूस करते हैं जब यूरोप, मध्य पूर्व, खाड़ी, एशिया, अफ्रीका के देश यूक्रेनी हथियारों और सैन्य विशेषज्ञता में अपनी रक्षा के लिए रुचि दिखा रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन के पास ये सब करने का मॉडल है। अब हम इसी मॉडल पर चर्चा करेंगे। ज़ेलेंस्की की बातों से संकेत मिलता है कि अमेरिका को ईरान में यूक्रेन की मदद चाहिए। असल में दो बातें हैं। यूक्रेन खाड़ी और अफ्रीकी देशों के साथ काम कर रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने के बाद ईरानी शासन ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया और अपने खाड़ी पड़ोसियों के क्षेत्र में ड्रोन भेजना शुरू कर दिया। ईरान के सैकड़ों शाहिद ड्रोन लॉन्च किए गए हैं और ये वही प्रकार के ड्रोन हैं जिन्हें रूस प्राप्त कर रहा है और फिर उन्हें और विकसित करके यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इन ड्रोन का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने कई उपाय किए हैं जिनमें कम लागत वाले इंटरसेप्टर भी शामिल हैं। यही एक बड़ा कारण है कि यूक्रेन की ड्रोन इंटरसेप्शन दर इस समय इतनी अधिक है। खाड़ी देशों ने ध्यान देना शुरू किया है। यूक्रेन ने कतर, सऊदी अरब और UAE से 10 साल के समझौते किए हैं ताकि ये देश यूक्रेन के हथियारों से खुद को ईरान से बचा सके। यह और भी गहरा हो जाता है। मार्च में ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया था कि यूक्रेन ने अपने 200 से अधिक एंटी ड्रोन विशेषज्ञों को मध्य पूर्व भेजा है ताकि उसने जो रक्षा समझौते किए हैं उन्हें पूरा किया जा सके। वे विशेषज्ञ यूक्रेन के नए खाड़ी सहयोगियों को केवल प्रशिक्षण नहीं दे रहे। ज़ेलेंस्की ने बताया कि वे रूसी शाहिद ड्रोन नष्ट करने में सीधे शामिल हैं, यानी यूक्रेनी सैनिक अब खाली क्षेत्र की ईरान से रक्षा में मदद कर रहे हैं। RFI के मुताबिक यूक्रेन ने लीबिया में 3 ठिकाने बनाए हैं जिनका इस्तेमाल संभवतः भूमध्य सागर में रूस के छाया बेड़े की संपत्तियों पर हमले करने के लिए किया गया हो। फिर से ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के पास सौदेबाजी के लिए चीजें हैं। ड्रोन विशेषज्ञता और हथियार अब बहुत मांग में है और यूक्रेन इनका इस्तेमाल उन तरह के संबंध बनाने के लिए कर रहा है जो शायद कभी नहीं बनते अगर पुतिन ने यूक्रेन को खुद को एक सैन्य शक्ति में बदलने के लिए मजबूर न किया होता। रूस को इसके लिए खुद को दोषी मानना चाहिए। एक युद्ध जिसे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाना था वो सालों तक चला है और इसने यूक्रेन को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां वो न सिर्फ रूस के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि दूसरों के साथ काम भी कर सकता है और उनकी मदद भी कर सकता है। यह सब ज़ेलेंस्की के G2G या सरकार से सरकार मॉडल से संभव हुआ। ऐसे समझौते में यूक्रेन पहले साझेदार देशों की सरकार से विश्वास बनाता है, फिर अन्य बातों पर ध्यान देता है। देश में कंपनियों के बीच अनुबंध तभी होते हैं जब अंतर सरकारी ढांचा बनता है, जैसा कि खाड़ी, लीबिया और यूरोप के कई देशों में दिख रहा है। यूक्रेन के पास मॉडल है, उसके पास हथियार है और वह अपने साझेदारों की मदद करने के लिए उन्हें साझा करने को तैयार है। यही अमेरिका की भूमिका है। अभी वह ईरान से युद्ध में उलझा है जिससे उसे समस्याएं मिल रही हैं जिन्हें यूक्रेन सुलझा सकता है।
अमेरिका को ईरान में यूक्रेन चाहिए। इससे पहले कि हम कैसे और क्यों बताएं, याद रखें आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बिल्कुल सही समय है। तो अमेरिका को यूक्रेन क्यों चाहिए? इस सवाल में गहराई से जाने से पहले हमें संक्षेप में कुछ पृष्ठभूमि समझनी होगी। 13 अप्रैल को अमेरिका ने घोषणा की कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य में नाकाबंदी लगाएगा जब ईरान के साथ युद्ध विराम टूटा। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा, इसलिए वह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान के पास रहे इस दबाव के साधन को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका द्वारा की गई नाकाबंदी का मतलब ईरान की नाकाबंदी से बिल्कुल अलग है। ईरान तेज नौकाओं का इस्तेमाल करता है, जबकि अमेरिका युद्धपोतों का इस्तेमाल करता है। अमेरिका अपनी नौसैनिक शक्ति से ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर सकता है, लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी होती हैं। शुरुआत के लिए युद्धपोत तेज नौकाओं की तुलना में कहीं बड़े लक्ष्य होते हैं। जब इन जहाज़ों को लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता है, जैसा कि नाकाबंदी के दौरान होता है, तो वे ईरान के शाहिद खतरों की चपेट में आ जाते हैं। साथ ही यह नाकाबंदी दिखाती है कि ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि जो भी कोई अमेरिकी जहाज पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे नर्क भेज दिया जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि वह ऐसे और हवाई हमलों के लिए पूरी तरह तैयार है जिनकी वजह से ईरान ने जवाब में अपने कई खाड़ी पड़ोसियों पर हमला किया है। वे प्रभावित खाड़ी देशों ने यूक्रेन के साथ किसी वजह से साझेदारी की है। अब अमेरिका को भी ठीक उसी कारण से ऐसा ही करना चाहिए। ईरान के किसी भी दुश्मन, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और, के लिए उसके शाहिद ड्रोन सबसे बड़े खतरों में से एक है। अमेरिका को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत में ही यह पता था और उसने यूक्रेन से पहले भी मदद मांगी थी। कम से कम ज़ेलेंस्की के अनुसार तो यही है। 5 मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिकी पक्ष की ओर से ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने में मदद के लिए अनुरोध किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी विशेषज्ञों को निर्देश दिए कि वे अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों को ईरान के हमलों से बचाने के लिए जो भी जरूरी साधन हो उपलब्ध कराएं। उस समय ट्रंप इस प्रस्ताव के लिए काफी खुले नजर आए। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी देश से कोई भी सहायता लेने के लिए तैयार हूं। यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन के बदले पेट्रियट मिसाइलें लेने का मौका देखा ताकि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव कर सके। ट्रंप की उस अनुरोध पर प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने यूक्रेन से मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जब होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थिति फिर से गर्म हो रही है और अमेरिकी युद्धपोतों को ऐसी जगह तैनात होने का आदेश दिया जा रहा है जहां वे शाहिद ड्रोन के लिए असुरक्षित हो जाते हैं, तो अमेरिका को एक साफ सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। उसे यूक्रेन की ज़रूरत है और इसके 5 कारण हैं। सबसे पहली बात जो हमने कई बार पहले भी कही है वो ये है कि यूक्रेन ड्रोन युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा माहिर बन चुका है। खाड़ी देश यूक्रेन से 10 साल के रक्षा समझौते इसी कारण कर रहे हैं। वही शाहिद ड्रोन हैं जिन्हें ईरान, अमेरिका और उसके ठिकानों पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी युद्धपोत वे हथियार हैं जिनसे यूक्रेन युद्ध के बड़े हिस्से में जूझता रहा है। ईरान ने रूस को शाहिद ड्रोन उपलब्ध कराए यूक्रेन के लिए। इसका मतलब है कि ईरान यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता के अपराध में शामिल है, जैसा कि देश के विदेश मंत्रालय ने कहा है। इसका मतलब यूक्रेन को वही हथियारों से निपटने के उपाय खोजने हैं जिन पर अमेरिका को काबू पाना है। एक उपाय इंटरसेप्टर ड्रोन है और यही दूसरा कारण है कि अमेरिका को अभी यूक्रेन की जरूरत है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल के मुताबिक यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में इंटरसेप्टर ड्रोन तकनीक विकसित कर रहा है। अब यूक्रेन ने इस तकनीक में पूरी महारत हासिल कर ली है। छोटे इंटरसेप्टर ड्रोन गतिज ऊर्जा और कुछ मामलों में छोटे वारहेड्स की मदद से उनसे बड़े शाहिद ड्रोन गिराते हैं। सिर्फ जनवरी महीने में ही यूक्रेन ने अपने 40,000 इंटरसेप्टर तैनात किए, जो इस बात का सबूत है कि यूक्रेन इन रक्षा हथियारों का बड़े पैमाने पर निर्माण करने में सक्षम है। अब यूक्रेन रोज करीब 1,500 इंटरसेप्टर ड्रोन बनाता है, जिससे हर महीने 45,000 ड्रोन तैयार होते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि अगर उसे अमेरिका जैसे देश से निवेश मिले तो वह और भी ज्यादा बना सकेगा। यूक्रेन के पास वे विशेषज्ञता और उपकरण है जो अमेरिका को अभी ईरान में चाहिए। तीसरा कारण जिसकी वजह से अमेरिका को यूक्रेन की जरूरत है वो है कि इसकी कीमत सही है। काउंसिल के अनुसार यूक्रेन को इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने में $300 से $1,200 तक खर्च होता है,
अमेरिकी रक्षा बजट के मुकाबले यह रकम बहुत कम है। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन अमेरिका द्वारा ईरान के शाहिद ड्रोन रोकने के लिए इस्तेमाल की गई पैट्रियट मिसाइलों से लागत में काफ़ी सस्ते हैं, भले ही निर्यात में अतिरिक्त खर्च जोड़े। ये मिसाइलें प्रभावी है, लेकिन इनकी कीमत लगभग $40 लाख प्रति मिसाइल है, जो कि उन ईरानी ड्रोन पर खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा है, जिनकी लागत केवल $20,000 से $50,000 के बीच है। यहाँ तक कि अमेरिका के अपने इंटरसेप्टर ड्रोन जैसे कि लुकास भी यूक्रेन के सिद्ध समाधान की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे हैं। एक लुकास ड्रोन की कीमत लगभग एक शाहिद के बराबर है। एक यूक्रेनी इंटरसेप्टर की कीमत सबसे सस्ते शाहिद से भी 66 गुना कम है। ये हमें चौथे कारण तक ले जाता है कि अमेरिका को ईरान में यूक्रेन की जरूरत क्यों है। यूक्रेन सिर्फ सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन निर्माता नहीं है। आपने ये बात पहले ही समझ ली होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की की टिप्पणियों से पता चलता है कि यूक्रेन की रक्षा उद्योग कितनी प्रभावी हो गई है और यूक्रेन के कितने सारे साझेदार हर तरह के हथियार यूक्रेन से मांग रहे हैं। आइए यूक्रेन की नवाचार क्षमता पर नजर डालें। 14 अप्रैल को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो में यूक्रेन द्वारा विकसित 56 हथियार प्रणालियां दिखाईं। इन 56 में से 31 ड्रोन थे, 7 मिसाइल सिस्टम थे, 4 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरण थे और 6 रोबोटिक ग्राउंड प्लेटफॉर्म थे। अन्य नवाचारों में 4 नए प्रकार के बख्तरबंद वाहन, 3 मानव रहित नौसैनिक सिस्टम और 1 मोबाइल एयर डिफेंस टर्रेट शामिल थे। एक पल के लिए इस हथियारों की सूची के बारे में सोचिए। इनमें से लगभग हर एक ऐसा है जिसे अमेरिका ईरान के साथ अपने युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। इंटरसेप्टर्स के अलावा अमेरिका यूक्रेनी ड्रोन का इस्तेमाल ईरानी ठिकानों और फास्ट बोट्स पर हमला करने के लिए कर सकता है। वो उन नावों के खिलाफ मानव रहित नौसैनिक सिस्टम भी तैनात कर सकता है। कुछ मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स अमेरिका के युद्धपोतों के सुरक्षा तंत्र के साथ मिलकर होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में मदद करेंगी। यूक्रेन अमेरिका को ईरान से मिलने वाली ज्यादातर चुनौतियों में मदद कर सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और शायद अब तक बताए गए किसी भी अन्य कारण से भी ज्यादा जरूरी वजह यह है कि यूक्रेन अमेरिका को वो चीज देता है जो लगभग कोई और सहयोगी नहीं देता, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए समर्थन। ट्रंप ने अफसोस जताया कि अमेरिका के नाटो सहयोगी होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने या ईरान के साथ अमेरिका द्वारा शुरू किए गए युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं है। जब हमें जरूरत थी, नाटो हमारे साथ नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। ट्रंप ने 8 अप्रैल को नाटो महासचिव मार्क रूटर से मुलाकात के बाद कहा, ये सच है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। अभी तक केवल अमेरिका के लिए नाटो ने अनुच्छेद 5 लागू किया, जिससे 11 सितंबर के हमलों के बाद उसे सहयोगियों से मदद मिली। कई सहयोगी देशों ने अमेरिका की मदद के लिए इराक और अफगानिस्तान में युद्ध किया। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं, जिससे साफ है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका को उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिली। यूक्रेन अमेरिका के अन्य सहयोगियों से ज्यादा ईरान से नाराज है, क्योंकि उसने रूस को शाहिद ड्रोन दिए। साथ ही यूक्रेन मदद भी करना चाहता है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। तब वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक्स पर अपनी राय साझा की। उन्होंने बताया कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 57,000 से ज्यादा शाहिद टाइप ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो रूस के पास ईरान की मदद के बिना नहीं होते। यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका निर्णायक रूप से कार्रवाई कर रहा है। जब भी अमेरिका दृढ़ता दिखाता है, वैश्विक अपराधी कमजोर पड़ जाते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूसियों को भी यह समझना चाहिए और उन्हें भरोसा है कि अमेरिका की कार्रवाई आखिरकार मध्य पूर्व में शांति लाएगी। यह शायद अवसरवादी है। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए अमेरिका को युद्ध में शामिल न होने वाले देश से मिला सबसे मजबूत समर्थन है। तो अमेरिका किसका इंतजार कर रहा है? यूक्रेन के पास शाहिद ड्रोन का जवाब है। वह इसे किसी भी देश से सस्ता बना सकता है और अब दुनिया की सबसे नवाचारी सैन्य शक्तियों में से एक बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद करना चाहता है। यूक्रेन उसी चीज में माहिर है जिसकी अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ये अमेरिका की पुकार का जवाब देने को तैयार है, जैसे अमेरिका ने तब यूक्रेन का साथ दिया था जब उसे इसके सबसे ज्यादा जरूरत थी। एकमात्र बाधा जो रास्ते में खड़ी दिख रही है वह है ट्रंप प्रशासन। शायद यूक्रेन की विशेषज्ञता अन्य क्षेत्रों में अमेरिका को साझेदारी के लिए मना ले। आखिरकार यूक्रेन के पास देने के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं है। रूस के हमले से यूक्रेन को काला सागर की नाकाबंदी झेलनी पड़ी और उसके पास एक खाका है
जिसे अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने में अपना सकता है। उस खाके के बारे में जानें और वीडियो में देखें कि यूक्रेन इस जलमार्ग में अमेरिका की मदद कैसे कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें और यूक्रेन युद्ध वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कवरेज देखें। देखने के लिए धन्यवाद।